बैठ जाइए सब लोग। चलिए बताइए, दिखाई सुनाई दे रहा है? देखिए आवाज और सुनाई दे रहा है? जल्दी बताइए। चलिए, और सब कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है? पिछले दिनों जो है हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे थे ना। एक तो बकरीद का 2 दिन छुट्टी रहा था, और बकरीद से पहले जो है हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे थे। आप लोग क्लास कर रहे थे? कर रहे थे ना? क्लास तो फिर ये करके रख लेते ना। तो है क्या हुआ? है बैठिए आराम से, बैठिए, है बैठो, बैठो आराम से, आराम से। अच्छा है, काहे ऐसे करता है जी? है रंगदारी नहीं करना है क्लास में ज्यादा, ठीक है? आराम से पढ़ने के लिए आया है, पढ़ो शांति से, नहीं तो दोनों को हम अपना रंगदारी दिखा देंगे, समझा? आराम से बैठ करके पढ़ो, नोटंकी ज्यादा मत बतियाओ। पढ़ने के लिए आया, आराम से पढ़ो। चलिए शांत हो जाइए, एकदम से शांति बनाइए। पढ़ने के लिए आए, आराम से बैठ के पढ़िए। है लड़का, है बरगा रंगदार बनता है रे, मार फटा से ठीक कर देंगे तुमको, समझ गया? है उसका मोबाइल लो तो जी, मोबाइल लो उसका, इसका भी मोबाइल लो, इसका भी मोबाइल लो, दोनों का मोबाइल लो, मोबाइल लो दोनों का। मोबाइल दीजिए, मोबाइल दीजिए उसको, मोबाइल दीजिए। चूड़ देंगे मोबाइल, समझा? मोबाइल लेते हो दोनों का? आराम से। पढ़ना लिखना साढ़े 22, खाली फालतू फालतू काम करेगा। अब लेना 1 सप्ताह के बाद मोबाइल। चलिए शांत रहिए अब। शांत हो जाइए। तो बैठ गए सब लोग अब? चलिए, तो आपका आज से भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था शुरू होगा।
आपका आज से जो है भारतीय राज्य व्यवस्था शुरू होगा। इससे पहले आपको आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ा दिए हैं, सब्जेक्टिव पूरा हो गया है। और उसको जो पढ़ाए थे, सबसे पहले स्वतंत्रता आंदोलन को पढ़ाए और उसके बाद जो आधुनिक भारतीय इतिहास में बचे हुए अन्य चैप्टर थे उसको हम पढ़ाए हैं। और इसके अलावे आधुनिक भारतीय इतिहास का ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ भी एप्लीकेशन पर अपलोड करवा दिए थे। और ऑब्जेक्टिव हम बोले थे करवाएंगे नहीं, बल्कि वीडियो अवेलेबल करवा देंगे। और ऑब्जेक्टिव का वीडियो संस्थान के एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। और आधुनिक भारतीय इतिहास में अगर आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को कर लेते हैं, उससे बाहर आधुनिक भारतीय इतिहास में कुछ भी आपका नहीं जाना चाहिए। नहीं जाएगा, नहीं जाना क्या चाहिए, नहीं जाएगा। आप देखिए ना, सब चीज है। अगर आप अच्छे से किए होंगे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब चीज, तो हमको नहीं लगता है कि आपको आधुनिक भारतीय इतिहास में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत किसी भी एक दिवसीय परीक्षा में होना चाहिए। नहीं होगा। काफी अच्छे ढंग से विस्तार पूर्वक हमने आपको आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ाया है। तो आधुनिक भारतीय इतिहास सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों 100%, कितने लोग किए, हाथ खड़ा कीजिए तो। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों 100% कितने लोग किए हैं? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। और आधुनिक भारतीय इतिहास में एक चैप्टर है आधुनिक भारतीय इतिहास के विविध पहलू। उसका क्वेश्चन डिस्कशन नहीं करवाए हैं, उसका जो है आपको सिर्फ आंसर मिलेगा। आप अपना आंसर से जो है चीजों को याद कर लीजिएगा। और आज से जो है भारतीय राज्य व्यवस्था, आज से आपके बैच में एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। और आज से आपके बैच में जिस नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं वह सब्जेक्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था। और जो भारतीय राज्य व्यवस्था है, इसी को हम लोग अंग्रेजी में इंडियन पॉलिटी कहते हैं। इसी को हम लोग अंग्रेजी में इंडियन पॉलिटी कहते हैं। और सबसे पहले इंडियन पॉलिटी के पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस, पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस को जो है सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिरकार भारतीय राज्य व्यवस्था में यानी इंडियन पॉलिटी के सिलेबस में हमें पढ़ने क्या क्या हैं। देखिए, जनरल कंपटीशन के अंतर्गत बिहार एसआई परीक्षा की बात करें हम लोग, तो इस परीक्षा में हमें भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो पढ़ने होते हैं, भारत के संविधान में जो प्रावधान है, भारतीय संविधान के प्रावधानों को ही इस सब्जेक्ट के अंतर्गत हमें पढ़ने होते हैं। और जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान में 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूची है और प्रस्तावना है। तो भारत के संविधान में
जो 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और प्रस्तावना है, इन्हीं सब चीजों को हमें इस सब्जेक्ट के अंतर्गत जो है आपको पढ़ना होता है। और भारतीय राज्य व्यवस्था का आपके परीक्षा में प्रश्नों के वेटेज की बात की जाए तो आप मान के चलिए 10 से 12 प्रश्न, एवरेज में 10 से 12 प्रश्न जो है भारतीय राज्य व्यवस्था से, इंडियन पॉलिटी से आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, या आपके परीक्षा में इंडियन पॉलिटी से जो है 10 से 12 प्रश्न आते हैं, जिसमें 5 से 6 डाटा वाला प्रश्न रहता है, इजी प्रश्न रहता है, और 5 से 6 जो है आपको कंसेप्चुअल प्रश्न रहता है। 5 से 6 जो डाटा वाला या इजी प्रश्न रहता है वो आप नहीं भी पढ़ेंगे तब पर भी आप बना देंगे, लेकिन 5 से 6 जो कंसेप्चुअल प्रश्न रहता है उन प्रश्नों को आप तभी बनाने में सक्षम हो पाएंगे जब आप अच्छे से पॉलिटी को पढ़ेंगे। और पॉलिटी इतिहास के तुलना में थोड़ा छोटा है, क्योंकि इतिहास में आपको प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास, विश्व का इतिहास, बहुत सारा कुछ जो है आपको पढ़ना होता है। लेकिन पॉलिटी की अगर हम बात करें तो शॉर्ट में अगर पॉलिटी का सिलेबस अगर हम लोग देखें तो संविधान की अनुसूची, संविधान की प्रस्तावना, संविधान के 395 अनुच्छेद, इसी को इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत जो है हमें पढ़ने होते हैं। लेकिन ऐसे अगर आप पॉलिटी में देखिएगा तो 20 से 22 चैप्टर, 20 से 22 चैप्टर जो है आपको इंडियन पॉलिटी में देखने को मिलेगा। जो 20 से 22 चैप्टर आपको इंडियन पॉलिटी में देखने को मिलेगा, उन चैप्टरों से हम आपको अवगत करवा देते हैं। देखिए, इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम लोगों को मूल तौर पर भारत के संविधान के विषय में पढ़ना होता है। और भारत के संविधान की अगर हम बात करें तो जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान ऐसा नहीं है कि रातों रात भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया, ऐसी बात नहीं है। भारत का संविधान रातों रात बनकर तैयार नहीं हुआ, बल्कि भारत के संविधान को बनने में काफी लंबा समय लगा है। भारत के संविधान को बनने में काफी लंबा समय लगा है। और देखिए, भारत के संविधान के बनने की प्रक्रिया की शुरुआत तब हुई जब ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश कंपनी को अपने नियंत्रण में रखने हेतु 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, और फिर 1853 का चार्टर एक्ट, और फिर 1858 का भारत परिषद अधिनियम, आगे चलकर 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये जो तमाम एक्ट और अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए हैं, इन एक्ट और अधिनियमों का भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा है। यही कारण है कि इन एक्टों के विषय में हमें पढ़ने होते हैं। और इन एक्टों में से अगर देखा जाए तो आपको जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, भारत के संविधान के बनने में 1935 के भारत शासन अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि भारत के संविधान में अधिकतर प्रावधान की अगर हम बात करें
तो भारत के संविधान में अधिकतर प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही लिए गए हैं और यही कारण है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम को भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। और भारत का संविधान जब बना था तो उसमें 395 अनुच्छेद था। 395 अनुच्छेद का 2/3 अनुच्छेद अगर आप देखेंगे तो 2/3 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से ही भारत के संविधान में लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान पर ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए अधिनियमों का व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। यही वजह है कि ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए अधिनियमों की विशेषता को हमें पढ़ने होते हैं। तो जो पहला चैप्टर होता है, पहला चैप्टर हम लोगों का होता है भारत का संवैधानिक इतिहास। जो पहला चैप्टर हम लोगों का होता है वह पहला चैप्टर होता है भारत का संवैधानिक इतिहास। मतलब संविधान के बनने में जिन तत्वों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है उसी के विषय में हमें पढ़ने होते हैं। तो इस चैप्टर में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक आपको पढ़ने हैं। आगे चलकर जो अगला चैप्टर हम लोगों का होता है भारतीय संविधान का निर्माण। और भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया है। तो संविधान सभा के द्वारा जो भारत के संविधान का निर्माण किया गया है उस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। और जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ तो भारतीय संविधान की अनेकों विशेषताएं उभर कर सामने आई। तो इसके बाद जो अगला चैप्टर हम लोगों का होता है वह होता है भारतीय संविधान की विशेषता। और फिर इसके बाद आपको अगला चैप्टर हम लोगों का भारतीय संविधान की प्रस्तावना। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बाद अगला चैप्टर हम लोगों का होता है भारतीय संविधान के विभिन्न पहलू, जैसे संविधान में जो 22 भाग है, संविधान में जो 395 अनुच्छेद है, संविधान में जो 12 अनुसूची है, ये सबको हम लोग पढ़ते हैं। और फिर इसके बाद भारतीय संविधान के भाग 1 को पढ़ते हैं। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र है। फिर भारतीय संविधान के भाग 2 को पढ़ते हैं जिसमें नागरिकता की चर्चा है। फिर भारतीय संविधान के भाग 3 को पढ़ते हैं जिसमें मौलिक अधिकार की चर्चा है। फिर भारतीय संविधान के भाग 4 को पढ़ते हैं जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है। फिर भारतीय संविधान के भाग 4 के क को पढ़ते हैं जिसमें मौलिक कर्तव्य है। फिर भारतीय संविधान के भाग 5 को पढ़ते हैं जिसमें संघ का शासन है। और संघ के शासन को हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। जिसमें कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधायिका के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और न्यायपालिका के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इसके बाद आगे राज्य के शासन को पढ़ते हैं। राज्य के शासन को भी हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। और राज्य के शासन को जो हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं उसमें भी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होता है। और राज्य के शासन के अंतर्गत जो कार्यपालिका होता है उसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता। और राज्य विधायिका के अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद। और राज्य न्यायपालिका के अंतर्गत हम लोग हाई कोर्ट को पढ़ते हैं। फिर इसके बाद जो अगला चैप्टर हम लोगों का होता है वह होता है केंद्र और राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन। और सेंटर स्टेट रिलेशन की अगर हम लोग बात करें तो जो सेंटर स्टेट रिलेशन है, सेंटर स्टेट रिलेशन का काफी महत्व है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। क्योंकि आप अपने परीक्षा के क्वेश्चन बैंक को पलट करके देखेंगे तो सेंटर स्टेट रिलेशन से आए दिनों लगभग हर बार एक प्रश्न जो है देखने को मिल जाएगा। सामान्य तौर पर सामान्य प्रश्न ही होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत टफ प्रश्न सेंटर स्टेट रिलेशन से आपके परीक्षा में पूछा जाता है, ऐसा नहीं है। सामान्य प्रश्न ही पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जाते हैं। इसके बाद
सेंटर स्टेट रिलेशन के बाद हम लोग लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन के विषय में पढ़ते हैं, और स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत ही पंचायत और नगरपालिका सब के विषय में जो है हम लोग पढ़ते हैं। फिर इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसके बाद भारत के निर्वाचन आयोग के विषय में पढ़ते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के विषय में जब हम लोग पढ़ते हैं तो निर्वाचन आयोग के द्वारा मुख्य तौर पर चुनाव करवाया जाता है। चुनावों के विषय में पढ़ते हैं, चुनाव कौन से चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। यहीं पर हम लोग निर्वाचन को लेकर कई सारे समिति का गठन हुआ है जिसने निर्वाचन में सुधार को लेकर सिफारिश किया है। यहां से भी आपके बिहार एसआई परीक्षा में हमेशा से प्रश्न आते रहे हैं और आगे भी आने की संभावना है। और इसके बाद हम लोग आपात उपबंध को पढ़ते हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस। और इमरजेंसी प्रोविजंस के अंतर्गत जो है हम लोग जो है आपको पढ़ते हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात, इन चीजों को पढ़ते हैं। फिर इसके बाद संविधान संशोधन को पढ़ते हैं, और संविधान संशोधन को पढ़ने के बाद एक और चैप्टर होता है भारत के विभिन्न आयोग, विभिन्न परिषद, जैसे नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इन सभी के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। और इसके अलावा जो भी बचता है उसे भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत विविध नामक एक चैप्टर को लिख करके जो है हम लोग बाकी बचे हुए चीजों को पढ़ लेंगे। मूल तौर पर जो अभी हमने आपको चैप्टर बतलाया है यही मूल सिलेबस है भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत। भारतीय राज्य व्यवस्था की अगर हम बात करें तो भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत यही मूल सिलेबस है, और इन्हीं सब चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। और भारतीय राज्य व्यवस्था का जो आपको पीडीएफ मिला है उस पीडीएफ में आपको टोटल 7 चैप्टर हैं, और जो 7 चैप्टर हैं भारत के संविधान, भारत का संवैधानिक इतिहास, भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान की विशेषता, फिर आपको प्रस्तावना, भारतीय संविधान के विविध पहलू, संघ राज्य क्षेत्र और नागरिकता। ये जो 7 चैप्टर है, ये 7 चैप्टर का पीडीएफ जो है हम आपको अवेलेबल करवाए हैं। ये 7 चैप्टर का पीडीएफ जो है हम आपको अवेलेबल करवाए हैं। सबसे पहले ये 7 चैप्टर को हम लोग खत्म कर लेंगे, और उसके बाद जो है आगे पॉलिटी का दूसरा पीडीएफ भी आपको मिलेगा। और ये जो पीडीएफ हम आपको दिए हैं इस पर काम जो है कर रहे हैं, धीरे धीरे अच्छे से काम कर रहे हैं, और इसको जब ये बन जाएगा तो इसको जो है बुक का रूप देंगे, इसको बुक का रूप देंगे। और हम आपको भरोसा दे रहे हैं कि वर्तमान समय में पॉलिटी के जितने भी मार्केट में नोट है, जितने भी संस्थान के, जितने भी पब्लिकेशन के बहुत सारे बुक को 10-15 बुक को टटोल करके जो है ये नोट हम आपके लिए तैयार किए हैं। आप देखेंगे काफी मेहनत लगा है, काफी मेहनत लगा है। क्वेश्चन की भी अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन का भी काफी शानदार सिलेक्शन है, और क्वेश्चन को 3 लेवल में बांटे हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। आपके बिहार एसआई परीक्षा की हम बात करें तो आपका बिहार एसआई परीक्षा में लेवल 1 और लेवल 2, लेवल 1 से आप मान करके चलिए 5 से 6 प्रश्न आएगा, लेवल 2 से आप मान करके चलिए 2 से 3 प्रश्न आएंगे, और लेवल 3 से आप मान करके चलिए 1 से 2 प्रश्न आएंगे, 1 से 2 प्रश्न आएंगे। लेकिन लेवल 1 से जो प्रश्न आएगा, जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा वो बनाएगा, लेकिन वही लेवल 2 और 3, लेवल 2 मॉडरेट है और लेवल 3 जो है आपको टॉप है, लेवल 3 टॉप है। और क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कुछ क्वेश्चन हमने क्रिएट किया है और कुछ क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाया है, जैसे कि बीपीएससी का क्वेश्चन हमने उठाया है, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन उठाया है, यूपीएससी का क्वेश्चन हमने उठाया है, एमपीपीसीएस का क्वेश्चन हमने उठाया है। मतलब जितने भी स्टेट पीसीएस है
स्टेट पीसीएस है, इंक्लूडिंग यूपीएससी, इंक्लूडिंग यूपीएससी, इंक्लूडिंग बीपीएससी और इंक्लूडिंग बिहार एसआई, इंक्लूडिंग बिहार एसआई एंड बिहार के भीतर जितने भी परीक्षा हुए हैं बिहार के भीतर, इस बात को ध्यान में हमने रखा है कि बिहार के भीतर जितने भी परीक्षा हुए हैं उनमें इंडियन पॉलिटी से जो प्रश्न पूछा गया है उसको भी हमने प्रयास किया है इसमें शामिल करने का। मतलब वनडे परीक्षा के लिए हम भरोसा नहीं, पूरे दावा पूरे वादा के साथ हम कहते हैं कि इससे बेहतर नोट नहीं हो सकता है हमारे ख्याल से, समझ गए। अब आप लोग इसको पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। और इसमें एरर फ्री बुक है, 99.9% हम बता रहे हैं एरर फ्री बुक है। 0.1% में कभी काल क्या होता है, रात को जब क्वेश्चन लिखते हैं, लिखने का आम लिख देते हैं इमली, सुबह में जो देखते हैं तब देखते हैं यहां पर तो आम लिखना चाहिए था, समझ गए। तो कभी काल जो होता है जैसे लॉन्ग टाइम 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा तक अगर लगातार काम होता है तो थोड़ा बहुत जो है दिमाग का तार छोड़ देता है, समझे। तो उस कंडीशन में एक आध गो आंसर जो है ए के जगह बी के जगह सी हो जाता है, लेकिन हमने पूरा सावधानी बरता है नोट को बनाते हुए। और जिस प्रकार आपको पॉलिटी का ये नोट मिला है उसी प्रकार पूरे पॉलिटी का नोट मिलेगा और उसी प्रकार से जो है इंडियन ज्योग्राफी का भी आपको नोट मिलेगा, इंडियन ज्योग्राफी का भी इसी प्रकार से नोट मिलेगा। मतलब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और उसका आंसर, समझ गए। और आपको आधुनिक भारतीय इतिहास की हम बात करें तो उसमें तो हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दिए हैं, यही था कि सब्जेक्टिव का अलग नोट था और ऑब्जेक्टिव का अलग नोट था, लेकिन इसमें जो है सारा चीज एक साथ है, समझ गए। और बिट्टू सर का तो सारा नोट इस पद्धति पर है ही, लेकिन बिट्टू सर के नोट में जो है आंसर नहीं है, उनका मानना है कि आंसर हमको नहीं देना है, तो अब हम उनको मना भी नहीं कर सकते हैं। तो हम अपने नोट में जो है आंसर दिए हैं, हमको लगा कि हम पहले भी आंसर दिए थे कभी, इस बार भी जो है हम आपको आंसर दिए हैं, समझ गए। तो अब आइए सिलेबस हम आपको बता दिए, नोट के विषय में हम आपको बता दिए, और देखिएगा ये नोट का कॉपी बहुत जल्दी हो जाएगा। हमको लगता है हमको बुक छापने से पहले ये लोग इसका कॉपी भी कर लेगा। जानते हैं हम मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत का जो पूरा फायदा होता है पूरा फायदा हम नहीं उठा पाते हैं, ये हमारे भीतर कमी है। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमको किसी पे विश्वास ही नहीं होता है, समझे। और यही वजह है हमको लगता है कि सब काम हम अपने से करेंगे, और अपने से करने के चक्कर में जो है नोट बनाते हैं हम, मेहनत हम करते हैं, फायदा कोई और उठा लेता है, समझ गए। तो ये एक दिक्कत है, लेकिन जो है आपको चोरी नहीं होना चाहिए, इसी वजह से जो है आपको बीच में ये दे दिए हैं। बीच में क्या दिए हैं, संस्थान का लोगो दिए हैं, और लोगो भी हल्का बोले हैं मारने के लिए, ताकि चोरी करने वाला को पतो नहीं चले और बाद में हमको पता चल जाए कि हाँ फल्ला चोरी कर लिया, समझे। लोगो है, आप गौर कीजिएगा, लोगो है, समझे, जानबूझ करके पहले बिना लोगो का दिए थे, बाद में लोगो दिए, ठीक है। तो जैसे हम आपको मॉडर्न के विषय में बताए हैं कि मॉडर्न में उसके अलावा कुछ नहीं करना है। और एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, 2 नाव की सवारी कभी भी आपको सफलता की दहलीज तक नहीं पहुंचा सकता है, समझ गए। तो इसीलिए एक मुस्त होकर के देखिए, 72 किताब पढ़ने से अच्छा है एक ही किताब को 72 बार पढ़े। इंटरनेशनल मोटिवेटर है शिव खेड़ा, उसका एक बुक है यू कैन विन, जीत आपकी। उसमें ऊपर में ही लिखा हुआ है विजेता कोई अलग काम नहीं करता है बल्कि उसी काम को अलग ढंग से करता है, समझ गए। उस बुक को हम पढ़े हैं, तो उस बुक में ऐसे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसी बुक से हमको ये नॉलेज मिला है। 2014-15 में उस बुक को हम पढ़े थे। उस बुक को पढ़ने से पहले तक हम भी आपके तरह हाही प्रकृति के हुआ करते थे। हाही प्रकृति मतलब ई बुक पढ़े, ई बुक पढ़े, ई बुक पढ़े, ई बुक पढ़े। होता था कि एक भी बुक कंप्लीट नहीं हो पाता था।
लेकिन जब उस बुक को पढ़े, उस बुक में एक चैप्टर है सफलता। सफलता के लिए कौन कौन से चीज आवश्यक है, उस बुक में एक चैप्टर है सफलता। तो उसको जब पढ़े तो हमको इस बात का एहसास हुआ कि 72 बुक पढ़ने से अच्छा है एक ही बुक को 72 बार पढ़े। तो उसके बाद जो है अपने आप को थोड़ा सीमित किए और फिर जो है एक ही बुक को अधिक से अधिक बार पढ़ने का प्रयास किए, तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट अपने में हुआ। और अब तो नोट बनाते हैं तो सारा बुक को रखना जरूरी है। होता है कि कोई मैटर है एक बुक में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, चौथे में नहीं है, समझ गए? तो ये बात है। तो आइए हम आपको यही सलाह देना चाह रहे थे यहां पर कि मॉडर्न में इधर उधर मुंह मारने की कोई जरूरत नहीं है। जितना सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आपके पास है, जब भी पढ़ना है उसी को पढ़ना है, उसके बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। और हर सब्जेक्ट में हम आपको ये बात बोल रहे हैं, हर सब्जेक्ट में हम आपको ये बात बोल रहे हैं। बहुत बच्चा कहता है सर ऑब्जेक्टिव कहां से करे, तो हम आपको तो सब चीज अवेलेबल करवाइए रहे हैं, समझ गए? तो जो करवा रहे हैं उतना में ही अपने आप को सीमित रख करके बेहतर से बेहतर ढंग से उसको याद करने का प्रयास कीजिए, बस हो गया, समझ गए? अब आइए सिलेबस बता दिए, नोट के विषय में बता दिए, अब चैप्टर पर आ जाते हैं। तो जो पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक इतिहास, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं। भारत का संवैधानिक इतिहास, भारत का संवैधानिक इतिहास। देखिए आपको बहुत सारे लोग बोल रहे थे ज्योग्राफी शुरू कीजिए, इंडियन ज्योग्राफी शुरू कीजिए और इंडियन पॉलिटी शुरू कीजिए। तो इंडियन पॉलिटी आज से शुरू कर दिए हैं, 2 सप्ताह लगातार पढ़ाने दीजिए और उसके बाद जो है इंडियन ज्योग्राफी भी हम आपको लेकर के चलेंगे। पहले भी बोले थे, अभी भी बोल रहे हैं। तो जो इंडियन पॉलिटी के पक्ष में मतदान किए थे उनके लिए शुरू हो गया है। जो इंडियन ज्योग्राफी शुरू करवाना चाहते थे, 2 सप्ताह बाद आपका भी फेवरेट सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा, मतलब इंडियन ज्योग्राफी भी जो है 2 सप्ताह बाद आपको शुरू हो जाएगा, समझ गए? अब आइए भारत का संवैधानिक इतिहास। देखिए आप सब लोगों ने आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ा है, उसमें आपने भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन को पढ़ा है, उसमें आपने भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन को पढ़ा है। भारत में जो कई सारी यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ, उन यूरोपीय कंपनियों में सबसे शक्तिशाली यूरोपीय कंपनी बनकर उभरी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आप सब लोग जानते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे शक्तिशाली यूरोपीय कंपनी बनकर उभरी थी। BEIC मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि सबसे शक्तिशाली यूरोपीय कंपनी बनकर उभरी थी। इस कंपनी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को भारत तथा पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने हेतु 15 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार प्रदान की। इस कंपनी को जब 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने भारत तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने हेतु 15 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार प्रदान की, तत्पश्चात यह कंपनी भारत आई
और भारत आकर यह कंपनी व्यापार करना शुरू की। लेकिन आगे चलकर ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने 1609 ईस्वी में, जेम्स प्रथम ने 1609 ईस्वी में इस कंपनी को अनिश्चित काल के लिए भारत तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने ही अनिश्चित काल के लिए भारत और पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। इसके बाद यह कंपनी भारत में लगातार व्यापार करती रही। लेकिन आगे चलकर जब 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब का निधन हो गया और औरंगजेब के निधन होने के बाद जब मुगल साम्राज्य का विघटन होना शुरू हुआ, मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हुआ और छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, अंग्रेजों ने भारत में इसी राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाया और अंग्रेजों ने स्टेप बाय स्टेप, परत दर परत क्षेत्रीय राज्यों को जीतकर कंपनी के साम्राज्य में मिलाने का काम किया, ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य में मिलाने का काम किया। अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल को जीता, फिर अंग्रेजों ने अवध को अपने अधीन किया, फिर अंग्रेजों ने मैसूर को अपने अधीन किया, फिर अंग्रेजों ने हैदराबाद को अपने अधीन किया, फिर अंग्रेजों ने भारत के अन्य तमाम क्षेत्रों को जीतकर अपने अधीन किया और फिर वहां शासन प्रशासन किया। अब देखिए हुआ क्या था। तो आप सब लोग जानते हैं कि 1757 में पलासी का युद्ध हुआ और 1757 में जो पलासी का युद्ध हुआ था, उस पलासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया और उस युद्ध के माध्यम से ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपने प्रभुत्व को स्थापित किया, बंगाल में अपने प्रभुत्व को स्थापित किया। और आगे चलकर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। उस बक्सर के युद्ध के विषय में कहा जाता है कि यह युद्ध भी ब्रिटिश कंपनी और भारत की संयुक्त सेना के बीच हुआ था और इस युद्ध में भी ब्रिटिश कंपनी की जीत हुई। और इस युद्ध के बाद ही 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में कर वसूलने का अधिकार मिला, राजस्व वसूलने का अधिकार मिला। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में कर वसूलने का अधिकार 1765 में मिल गया और 1771 जाते जाते बंगाल का प्रशासनिक अधिकार भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अधीन कर लिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अधीन कर लिया। तो देखिए हुआ क्या, समझिएगा। सबसे पहले अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, सबसे पहले अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में बंगाल को अपने अधीन किया। फिर 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में कर वसूलने का अधिकार ले लिया और फिर 1771 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में निजामती अधिकार ले लिया, मतलब शासन प्रशासन करने का भी अधिकार ले लिया। तो देख रहे हैं, जैसे सबसे पहले पीटी पास कीजिए, फिर मेंस पास कीजिए, फिर फिजिकल पास कीजिए,
और इतना करने के बाद फिर आपका मेरिट आएगा, और मेरिट में नाम आ गया तब तो आपका काम बन गया। और अगर मेरिट में नाम नहीं आया तो फिर से वही चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग, समझ गए? फिर से वही पीटी मेंस फिजिकल मेरिट का चक्कर लगाइए। और बिहार में वैकेंसी की भरमार है। लोकतंत्र के महत्व को समझिए। मोदी जी जिस प्रकार से देश की सबसे बड़ी पंचायत में यानी लोकसभा में अब की बार 400 पार का नारा दिए, उस आधार पर तो 240 से मिला, उस आधार पर देखिएगा तो मोदी जी की हार हुई है। भले सरकार बना ली वो अलग बात है, और जनता जनार्दन है, रहेगा, था, है और रहेगा, समझ गए? देखिए जनता का मार कितना भयंकर मार होता है। रेलवे एएलपी में वैकेंसी बढ़ा दिया है, पता है आपको? रेलवे एएलपी में वैकेंसी बढ़ा दिया है। और जो अग्निवीर था उसमें भी समीक्षा किया गया है। 60 पर पहले 25% था, 60% को अब परमानेंट करेगा, 60% को अब परमानेंट करेगा। तो देख रहे हैं, यही है लोकतंत्र की ताकत, यही है आम जनता की ताकत। तो आम जनता बहुत कुछ कर सकता है। आप लोगों को लगता है कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप ही के हाथ में हर कुछ है। एएलपी में वैकेंसी बढ़ाने को लेकर कितना प्रोटेस्ट हुआ, लगभग एक सप्ताह तक कोचिंग वाले इलाका में धारा 144 लागू रहा, विद्यार्थी को खदेड़ खदेड़ के पीटा गया। लेकिन जैसे चुनाव में पटखनी मिली, वैसे देख रहे हैं कैसे रोजगार परक सरकार हो गई। यही है जनता जनार्दन की मार, समझे? और बिहार में तो वैकेंसी आएगा, 2000 के आसपास वैकेंसी आने की संभावना है, जैसा कि पेपर में दिया हुआ है, पेपर में दिया हुआ है। अब हो सकता है हजारे वैकेंसी है, आप कल के डेट में जाकर के कहिएगा कि आप बोल रहे थे, नहीं हम पेपर पढ़ के बोल रहे हैं, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, पेपर पढ़ के बोल रहे हैं। आप लोग का कोई भरोसा है? कोई वीडियो अपलोड करवा करके वायरल कर देते हैं, समझे? तो इसी वजह से बचना पड़ता है। तो देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो कोई भी चीज अचानक नहीं हो जाता है। आप लोगों को लगता है कि एकदम अचानक सब चीज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत विद्यार्थी को तो लगता है एक के दिन में मास्टरवा हमको मास्टरे बना दे, तो मास्टरवा को मास्टर बनने में 5, 6, 7, 8 साल लग गया है, तो कैसे एक दिन में आपको मास्टर बना देगा बताइए? तो देख रहे हैं अंग्रेज के काम करने का तरीका देखिए। और अंग्रेज दिमाग का बड़ी तेज, और माइंड से अंग्रेजों का अनुसरण करना चाहिए, समझ गए? सबसे पहले बंगाल पर 1757 में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। 1765 में बंगाल के क्षेत्र में कर वसूलने का अधिकार ले लिया, और 1771 में बंगाल में शासन प्रशासन करने का अधिकार ले लिया। तो अब आप स्वयं सोचिए, बंगाल में शासन प्रशासन करने का अधिकार 1771 में ले लिया, बंगाल में कर वसूलने का अधिकार ले लिया, अब बचा क्या है? तो इस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1771 जाते जाते बंगाल पर पूरी तरीका से अपना शिकंजा कस दिया, बंगाल को अपने अधीन कर लिया, बंगाल को अपने अधीन कर लिया। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल को अपने अधीन कर लिया, और यह कंपनी, इस कंपनी से जुड़े लोग बंगाल से अकुत संपत्ति प्राप्त किया, इस कंपनी से जुड़े लोग बंगाल से अकुत संपत्ति प्राप्त किया, और यह कंपनी आर्थिक तौर पर काफी मजबूत हो गई।
आर्थिक तौर पर इस कंपनी के मजबूती को देखते हुए ब्रिटिश संसद ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह निर्णय लिया कि अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अभी से नियंत्रण में नहीं रखेंगे तो आगे आने वाले दिनों में यह कंपनी ब्रिटिश संसद के लिए सर का दर्द साबित होगा। ब्रिटिश संसद के लिए सर का दर्द साबित होगा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने नियंत्रण में रखने के लिए ब्रिटिश संसद ने समय समय पर कुछ अधिनियम लाया। ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने नियंत्रण में रखने के लिए जो समय समय पर कुछ अधिनियम लाया, उन अधिनियमों में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया जो पहला आदेश था, जो पहला एक्ट था, वह था आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यह एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने नियंत्रण में रखने हेतु पारित किया गया पहला एक्ट है, पारित किया गया पहला एक्ट है। देखिए 1772-73 के समय अगर देखा जाए तो 1772-73 ईस्वी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ, उनका जो है पीक भी दिया हुआ होगा लॉर्ड नॉर्थ का, आप देखिएगा, नोट में होना चाहिए मेरे ख्याल से। ना है? अच्छा ठीक है, ना है तो ठीक है, वहीं मिलेगा, पहले पेज पे मिलेगा। हाँ नहीं है तो नहीं है, समझे? कॉर्नवालिस का पिक्चर है क्या? वारेन हेस्टिंग्स का, वारेन हेस्टिंग्स और एलिजा इम्पे। अच्छा ठीक, सुनिए आगे कॉर्नवालिस का भी पिक्चर मिलेगा। ये जानते हैं, ये नोट जो है बुक फॉर्मेट में छपाना चाहिए, बड़ी सुंदर लगेगा, लेकिन अंतिम जब बन जाएगा तब बुक फॉर्मेट देंगे इसको। आप देखिएगा उस पर लिखा हुआ है एग्जाम ओरिएंटेड बुक लिखा हुआ है, देखिएगा आप कहीं पे लिखा हुआ है उसमें, ठीक है? हाय देखिए, है ना, उसको बुक का रूप देंगे, समझिए। तो 1972 सॉरी 1772-73 सॉरी 1772-73 के समय आपको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ, लॉर्ड नॉर्थ, लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा एक सेक्रेट कमिटी या गुप्त कमिटी का गठन किया गया था। लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा जो है आपको एक सेक्रेट कमिटी या गुप्त समिति का गठन किया गया था। लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा जो गुप्त समिति या सेक्रेट कमिटी का गठन किया गया था, इस समिति ने ही जो सिफारिश किया, उस सिफारिश को आधार मानकर ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, या 1773 का नियामक एक्ट पारित किया गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट या 1773 का नियामक अधिनियम पारित किया गया।
इस एक्ट का भारतीय इतिहास में काफी महत्व है। इसके पीछे कई सारे रीजन है। इसके पीछे जो कई सारे रीजन है, उसमें पहला रीजन तो यही है कि इस एक्ट ने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। इस एक्ट ने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। देखिए 1707 ईस्वी, यानी जब तक औरंगजेब जिंदा था तो केंद्रीय स्तर पर तो शासन प्रशासन चलाए ही जाते थे, लेकिन औरंगजेब के निधन होने के बाद जो है, मुगल साम्राज्य जो कई सारे छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों में बट गए थे, तो केंद्रीय प्रशासन खत्म हो चुका था। छोटे छोटे राज्य होते थे, छोटे छोटे राजा होते थे, वो अपने मन मुताबिक अपने क्षेत्र में शासन प्रशासन किया करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने इस बात को समझा कि बेहतर और सुचारू शासन प्रशासन चलाने के लिए केंद्रीय प्रशासन की नींव रखना आवश्यक है। और अंग्रेजों की आप बात करेंगे तो अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी देन यह भी है कि अंग्रेजों ने भारत को भौगोलिक और राजनीतिक तौर पर एकीकृत करके रखा। अंग्रेजों ने भारत को भौगोलिक और राजनीतिक तौर पर एकीकृत करके रखा, और विशेष तौर पर भारत को भौगोलिक और एकीकृत करके रखने हेतु ही केंद्रीय प्रशासन की नींव जो है आपको इस अधिनियम के तहत डाली गई। तो इस अधिनियम के तहत जो केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली गई है, यही वजह है कि इस अधिनियम का भारत के इतिहास में काफी ज्यादा महत्व है। इस अधिनियम के तहत कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग करके दिखाया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन से राजनीतिक काम है, कौन से प्रशासनिक काम है। यह जो एक्ट है, इस एक्ट की कई सारी विशेषताएं हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की जो कई सारी विशेषताएं हैं, उसमें आपको पहली विशेषता 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की पहली विशेषता यह है कि इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम, बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर गवर्नर जनरल किया जाएगा। और इतना ही नहीं, बल्कि यह भी कहा गया जो बंगाल के गवर्नर जनरल होंगे उनको कार्यों में सहयोग देने हेतु एक 4 सदस्यीय बंगाल के गवर्नर जनरल को उनके कार्यों में सहयोग देने हेतु एक 4 सदस्यीय गवर्निंग काउंसिल का गठन किया जाएगा, या एक 4 सदस्यीय आयोग का गठन किया जाएगा। एक 4 सदस्यीय आयोग का गठन किया जाएगा। जैसे राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने हेतु एक मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने हेतु एक मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। उसी प्रकार से बंगाल के गवर्नर जनरल
को उनके कार्यों में सहयोग देने हेतु एक 4 सदस्यीय आयोग का गठन किया जाएगा, यह भी बात कहा गया। और इस एक्ट के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बने। इस एक्ट के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बने और वारेन हेस्टिंग्स को उसके कार्यों में सहयोग देने हेतु 4 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। और जो 4 सदस्य को शामिल किया गया था उसका नाम आपके नोट में है। उसका नाम आपके नोट में नोट दो। उसका नाम आपके नोट में है। और जो 4 सदस्यीय थे, 4 सदस्यीय सदस्य जो वारेन हेस्टिंग्स को उसके कार्यों में मदद करता, उसका नाम है फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन एवं बड़बेल। मानसन एवं बड़बेल, मानसन एवं बड़बेल। ये मिलेगा कहीं? कहीं नहीं मिलेगा। पहली बार हम नोट बनाए, हमको भी नाम याद नहीं था, समझ गए, लेकिन नाम हम दिए थे, हमको इतना याद था, समझ गए। तो फिलिप फ्रांसिस, वारेन हेस्टिंग्स को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने हेतु जो 4 सदस्यीय आयोग था, उन 4 सदस्यीय आयोग में एक फिलिप फ्रांसिस था, दूसरा क्लेवरिंग था, तीसरा मानसन था और चौथा बारबेल था। चौथा आपको बारबेल था, समझ गए। अब देखिए, इसके बाद इस एक्ट की अगर हम बात करें तो इस एक्ट में दूसरा प्रावधान क्या किया गया था? इस एक्ट में दूसरा प्रावधान यह किया गया था कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा। इस एक्ट में दूसरा प्रावधान यह किया गया था कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा। और कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ भी। और कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का गठन 1774 में हुआ। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का गठन 1774 में हुआ। और कोलकाता में 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ, इस सुप्रीम कोर्ट में 4 न्यायाधीश तय किए गए और कहा गया कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा तथा 3 गो अन्य न्यायाधीश होंगे। और कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे को बनाया गया। सर एलिजाह इम्पे को बनाया गया। और जो 3 अन्य न्यायाधीश थे, हाइड, लिमेस्टर, हाइड, चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइड, चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइड, चैम्बर्स, लिमेस्टर, ये कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के 3 अन्य न्यायाधीश थे। कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के 3 अन्य न्यायाधीश थे, लेकिन जो मुख्य न्यायाधीश थे वह थे आपको सर एलिजाह इम्पे। सर एलिजाह इम्पे। देखिए, आप समझिएगा इस बात को कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके लाने के पीछे उद्देश्य यह था कि भारत में ब्रिटिश कंपनी के शासन प्रशासन को बेहतर रूप प्रदान करना है। बेहतर रूप प्रदान करना है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के लाने के पीछे, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को लाने के पीछे जो उद्देश्य था, वह उद्देश्य यह था कि इस एक्ट के तहत भारत में कंपनी के शासन को बेहतर बनाना है। लेकिन इसमें भूल हो गई। भूल क्या हो गई? भूल यह हो गई कि बंगाल के गवर्नर जनरल के शक्ति का सीमांकन नहीं किया गया।
और कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के शक्ति का भी सीमांकन नहीं किया गया। मतलब पावर इन लोगों को दे दिया गया, लेकिन उस पावर का सही रूप में डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा नहीं हुआ। और पावर का जब सही रूप में बंटवारा नहीं हुआ तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट गवर्नर जनरल के काम में दखल अंदाजी कर देता था, और गवर्नर जनरल सुप्रीम कोर्ट के काम में दखल अंदाजी कर देता था। गवर्नर जनरल सुप्रीम कोर्ट के काम में दखल अंदाजी कर देता था, सुप्रीम कोर्ट के काम में दखल अंदाजी कर देता था। तो इस वजह से काफी मतभेद दोनों के बीच होने लगा, काफी मतभेद दोनों के बीच होने लगा। कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट और बंगाल के गवर्नर जनरल के बीच जो है काफी मतभेद होने लगा। यही वजह है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को प्रयास और भूल की संज्ञा दी जाती है। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है उसे प्रयास और भूल की संज्ञा दी जाती है, उसे प्रयास और भूल की संज्ञा दी जाती है। मतलब कहने का यह है, प्रयास तो यह किया गया कि भारत में ब्रिटिश कंपनी के शासन को बेहतर बनाना है, लेकिन उसमें भूल हो गई। भूल यह हो गई कि कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट और बंगाल के गवर्नर जनरल के कार्य अधिकार शक्ति का सीमांकन नहीं किया जा सका। तो इस एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ही 1781 ईस्वी में एक एक्ट लाया गया, जिसे 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं, जिसे 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। अगर आप 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट की बात करेंगे तो इसमें तो कई प्रकार की बातें कही गई थी, लेकिन इस एक्ट की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस एक्ट के तहत कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट के कार्य अधिकार शक्ति को डिफाइन किया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल के कार्य अधिकार शक्ति को भी डिफाइन किया गया। मतलब दोनों के कार्य अधिकार शक्ति का सीमांकन किया गया, एक सीमा रेखा खींच दिया गया कि यहां से यहां तक इसका अधिकार है, यहां से यहां तक इसका अधिकार है। ये 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। आपको इसके अलावे और भी कई सारी ऐसी बातें हैं जो 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में देखने को मिलता है। जैसे 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में ही यह भी कह दिया गया है कि अंग्रेजी कंपनी के अधीन अगर कोई सरकारी कर्मचारी के हैसियत से कोई काम करता है तो उसको लेकर उसे न्यायालय में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। जैसे एक बात आप जानिए, जैसे भारत के राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्रपति की अगर हम बात करें, भारत के राष्ट्रपति पद पर रहते हुए किसी भी कार्य को अंजाम अगर दिए हैं तो उस कार्य को लेकर उसे न्यायालय में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। मतलब जैसे भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब पद पर थे, उन्हीं के समय जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त किए गए
उस पर रामनाथ कोविंद ने भी अपनी सहमति दी और रामनाथ कोविंद के सहमति से ही ये सब चीज संभव हो पाया, ये सब चीज संभव हो पाया। और तो ठीक है, रामनाथ कोविंद के सहयोग से ही अनुच्छेद 370 को केंद्र की मोदी सरकार ने समाप्त करवाया। तो क्या इस चीज को लेकर रामनाथ कोविंद को न्यायालय में दोषी ठहराया जाएगा? एकदम नहीं, नहीं। पद पर रहते हुए राष्ट्रपति कोई भी काम किया है उसको लेकर उसे न्यायालय में दोषी नहीं ठहराया जा सकता, उसको लेकर उसे न्यायालय में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, नहीं ठहराया जा सकता है। तो 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में, 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में यह प्रावधान किया गया था कि कंपनी के अधीन जो अधिकारी या कर्मचारी है, वह अधिकारी या कर्मचारी अगर कर्मचारी और अधिकारी के हैसियत से कोई काम करता है तो उसको लेकर उसे न्यायालय में दोषी नहीं ठहराया जा सकता, उसको लेकर उसे न्यायालय में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। याद रखिएगा आप इस बात को। इसके बाद आगे चलकर 1784 ईस्वी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट हुआ करते थे। 1784 ईस्वी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे विलियम पिट। विलियम पिट, विलियम पिट के सहयोग से, विलियम पिट के सहयोग से उन्हीं के शासनकाल में 1784 ईस्वी में ब्रिटिश संसद के द्वारा जो चार्टर एक्ट लाया गया, उस चार्टर एक्ट का नाम है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, का पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इस एक्ट का भी भारतीय संविधान में काफी महत्व है। इस एक्ट का भारतीय संविधान में कैसे महत्व है, इस बात को आप समझिएगा। इस एक्ट के तहत भारत में द्वैध शासन प्रणाली, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। शुरुआत हुई। देखिए सबसे पहले द्वैध शासन की अगर बात करें तो सबसे पहले द्वैध शासन बंगाल में 1765 से 1772 ईस्वी तक लागू रहा था। हां या ना? बंगाल में द्वैध शासन लागू कौन किया था? रॉबर्ट। उसका अंत कौन किया? कौन किया? वारेन। ठीक है, ये बात जैसे आप इस बात को ध्यान से याद रखिएगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी, केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। तो अब यहां पर 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वह यह है, इस एक्ट के तहत भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। कैसे भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई? देखिए आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक व्यापारिक कंपनी थी, आप सब लोग जानते हैं, उस व्यापारिक कंपनी के
व्यापार को नियंत्रित करने हेतु या व्यापारिक मामलों को नियंत्रित करने हेतु एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करता था, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करता था, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। समझिएगा आप इस बात को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक व्यापारिक कंपनी थी, उस व्यापारिक कंपनी के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक मामलों को नियंत्रित किया करता था। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले से अस्तित्व में था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तब से अस्तित्व में देखने को मिलता है जब से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार करना शुरू किया। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो पहले से अस्तित्व में था, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आगे चलकर व्यापारिक कंपनी के साथ साथ राजनीतिक कंपनी भी बन गई, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अब शासन प्रशासन भी करना शुरू कर दी थी। तो इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक राजनीतिक और प्रशासनिक कंपनी भी बन गई थी, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 के बाद से भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और भारत में शासन प्रशासन भी करना शुरू कर दिया, भारत में शासन प्रशासन भी करना शुरू कर दिया। तो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक व्यापारिक कंपनी थी, वह राजनीतिक कंपनी में तब्दील हो गई। इसी वजह से इस एक्ट में 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक मामलों को नियंत्रित करने के लिए लंदन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया जाएगा। और इस एक्ट के प्रावधान के तहत ही लंदन में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों को नियंत्रित करने का काम किया कर रहा था। मतलब देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक व्यापारिक कंपनी है, उस व्यापारिक कंपनी के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, और इस कंपनी के राजनीतिक मामलों को नियंत्रित करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर आ गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर आ गया। तो आप देख रहे हैं, यानी सिर्फ एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार और राजनीति कर रही थी या शासन प्रशासन कर रही थी, वो राजनीति और शासन प्रशासन बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जरिए कर रही थी, मतलब दो दो संस्था के जरिए कर रही थी। यही तो द्वैध शासन है। जब किसी एक भूभाग में दो अलग अलग संस्था अलग अलग चीजों को देखे, यही तो द्वैध शासन है। बंगाल में द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 1772 तक रहा। तो क्या था बंगाल में? बंगाल में उस अवधि के दौरान 1765 से 1772 तक कर की वसूली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी और शासन प्रशासन बंगाल के नवाब देख रहे थे। तो इस एक्ट के तहत जब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन कंपनी के राजनीतिक मामलों को नियंत्रित करने के लिए किया गया, तो अब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कंपनी के राजनीतिक मामलों को नियंत्रित करता था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के व्यापारिक मामलों को नियंत्रित करता था। मतलब द्वैध शासन का स्वरूप इस अधिनियम में जो है आपको देखने को मिला है। दूसरी बात, आपको यह जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अगर किसी भी क्षेत्र या किसी भी राज्य को जीतता है
तो वह क्षेत्र या वह राज्य ब्रिटिश आधिपत्य वाला क्षेत्र कहलाएगा। वह क्षेत्र या वह राज्य ब्रिटिश आधिपत्य वाला क्षेत्र कहलाएगा, ब्रिटिश आधिपत्य वाला क्षेत्र कहलाएगा। और आपको इसी में यह भी प्रावधान कर दिया गया था कि गवर्नर जनरल को सहयोग देने हेतु जो 4 सदस्यीय आयोग था, उस 4 सदस्यीय आयोग को 4 सदस्यीय आयोग से घटाकर 3 सदस्यीय आयोग कर दिया गया। 4 सदस्यीय आयोग से घटाकर 3 सदस्यीय आयोग कर दिया गया। आप याद कीजिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को सहयोग देने हेतु जो 4 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था, वो 4 सदस्यीय आयोग को 4 सदस्यीय आयोग से घटाकर 3 सदस्यीय आयोग 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कर दिया गया। आगे चलकर 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में संशोधन 1786 में हुए। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में संशोधन 1786 में हुए और 1786 में जो संशोधन हुआ उसे 1786 का अमेंडमेंट एक्ट कहा जाता है। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट कहा जाता है। और 1786 ईस्वी में ही भारतीय राजनीति में एक और महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है और 1786 ईस्वी में भारतीय राजनीति में एक और यह महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है कि 1786 ईस्वी में ही बंगाल के गवर्नर जनरल बने लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस जब 1786 में बंगाल के गवर्नर जनरल बने तो कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समक्ष अपनी मांग रखा। कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समक्ष अपनी पहली मांग यह रखा कि हम बंगाल के गवर्नर जनरल तब बनेंगे जब आप हमें सर्वोच्च कमांडर इन चीफ नियुक्त कीजिएगा। पहला शर्त कॉर्नवालिस ने यह रखा और दूसरा शर्त कॉर्नवालिस ने यह रखा कंपनी के समक्ष कि दूसरा शर्त कॉर्नवालिस ने यह रखा कंपनी के समक्ष कि ठीक है, गवर्नर जनरल को सहयोग देने हेतु जो परिषद है उस परिषद के सहयोग से हम काम करेंगे, लेकिन विशेष परिस्थिति में हम अपनी मर्जी से काम करेंगे। विशेष परिस्थिति में हम अपनी मर्जी से काम करेंगे मतलब विशेष परिस्थिति में हम अपने परिषद के सदस्यों के बात को नहीं मानेंगे, बल्कि हम विशेषाधिकार का प्रयोग करेंगे, हम वीटो का प्रयोग करेंगे। हम वीटो का प्रयोग करेंगे अगर ये 2 अधिकार हमें मिलता है तब हम बंगाल के गवर्नर जनरल बनेंगे। कॉर्नवालिस काफी योग्य और दूरदर्शी था और इसी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके दोनों शर्तों को मान लिया और कॉर्नवालिस के दोनों शर्तों को मान्यता देने के लिए ही 1786 का अमेंडमेंट एक्ट आया और 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल, उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को वीटो का अधिकार दिया गया। वीटो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। क्या होता है? रोकना। और इस एक्ट के तहत ही कॉर्नवालिस को कमांडर इन चीफ भी बनाया गया। कमांडर इन चीफ भी बनाया गया। इसके बाद आगे चलकर 1793 का चार्टर एक्ट आया। जो 1793 का चार्टर एक्ट है, 1793 के चार्टर एक्ट की अगर हम बात करें तो 1793 के चार्टर एक्ट की कुछ खास विशेषता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत विशेषता है। पहली विशेषता यह है कि 1793 के चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पहली बार नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। कैसे?
तो इस रूप में नियंत्रित करने का प्रयास किया गया, क्योंकि इस एक्ट में कहा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 वर्षों तक बढ़ाया जा रहा है। मतलब अगले 20 वर्षों तक ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त रहेगा। और दूसरी बात 1793 के चार्टर एक्ट में यह कही गई कि ब्रिटिश कंपनी के अधीन जो भी अधिकारी या कर्मचारी है, चाहे वह भारत में है या ब्रिटेन में है, उन्हें वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, उन्हें वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। यह सब 1793 के चार्टर एक्ट की प्रमुख विशेषता है। 1793 के चार्टर एक्ट पारित होने के ठीक 20 वर्षों बाद 1813 ईस्वी में एक एक्ट पारित हुआ जिसे 1813 का चार्टर एक्ट कहते हैं। और जो 1813 का चार्टर एक्ट है, 1813 का चार्टर एक्ट क्या क्या प्रावधान करता है, 1813 के चार्टर एक्ट की क्या क्या विशेषता है, इसको आप समझिएगा। 1813 के चार्टर एक्ट की पहली विशेषता यह है कि इस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। और व्यापारिक एकाधिकार समझते हैं आप? एकाधिकार, एकाधिकार दो शब्द एक प्लस अधिकार से मिला है, मिलकर बना है, एक प्लस अधिकार से मिलकर बना है। यानी जब कोई अधिकार एक ही व्यक्ति को हो तो वही एकाधिकार कहलाता। जब कोई अधिकार एक ही व्यक्ति को हो तो वही एकाधिकार कहलाता है। तो भारत में ब्रिटेन की एकमात्र यूरोपीय कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसे भारत और पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त था। लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही जो सिर्फ भारत में व्यापार कर रही है उसके इस अधिकार को समाप्त कर रहे हैं। अब भारत में सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार नहीं करेगी, बल्कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ब्रिटेन की अन्य जितनी भी कंपनियां हैं वे सभी कंपनियां भारत आकर व्यापार कर सकती है। और ब्रिटेन की कंपनियां ही नहीं बल्कि ब्रिटेन के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वे बड़े बड़े उद्योगपति भी भारत आकर के व्यापार कर सकता है। अर्थात इस एक्ट के तहत भारत के व्यापार का मार्ग सभी ब्रिटिश वासियों के लिए, सभी ब्रिटिश कंपनियों के लिए खोल दिया गया। और ऐसा नहीं था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब व्यापार नहीं कर सकता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एकदम से व्यापार कर सकता था, निश्चित तौर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर सकता था। लेकिन सिर्फ पहले जो यह था कि सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगा, वह खत्म हुआ और ब्रिटेन के सभी कंपनी, ब्रिटेन के सभी व्यापारी को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया गया। तो कहने का मतलब यह है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त नहीं हुए। कहने का मतलब यह है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त नहीं हुए, बल्कि व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त नहीं हुए, बल्कि व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुए। व्यापारिक अधिकार समाप्त नहीं हुए बल्कि व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुए। मतलब जो सिर्फ वह कंपनी ही भारत में व्यापार करती थी वह उसका छीन लिया गया और ब्रिटेन की सभी यूरोपीय कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया गया। लेकिन फिर भी अभी भी चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही प्राप्त था। मतलब अभी भी चीन के साथ व्यापार सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती थी और भारत में चाय का व्यापार भी सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी। चाय और चीन का व्यापार अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी। उसके अलावे अन्य वस्तुओं का व्यापार जो है कोई भी यूरोपीय कोई भी ब्रिटेन की कंपनी आकर कर सकती थी। जैसे ब्रिटेन वासी भारत के साथ जो व्यापार करता था, चाय, कॉफी, अफीम, सोडा, नील, सूती वस्त्र, ये सब वस्तु का व्यापार जो है
यूरोपीय कंपनियों के द्वारा भारत के साथ जो है आपको किया जाता था। इसके बाद आपको अगर देखा जाए तो इसके बाद 1813 के चार्टर एक्ट में यह कहा गया कि भारत में शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपये खर्च होंगे। इसके बाद आगे इस एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म प्रचार की खुली छूट दी गई। ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म प्रचार की खुली छूट 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ही दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ही दिया गया है। तो 1813 के चार्टर एक्ट तक जो है चीजों को हम आपको बता दिए हैं। अब एक बार आप नोट में पढ़िए, पढ़िए तो जल्दी। पढ़ लिए। पढ़ लिए जी। आज बहुत दिन के बाद आप लोग का दर्शन हुआ है न हो। ऑनलाइन क्लास में तो ऐसे ही बक बक करते रहो, लेकिन कुछ विद्यार्थी तो आइए जाता था। यही भी आती, तुम भी आती थी जय, तुम भी आई थी ऑनलाइन क्लास जब चल रहा था तो ऑफलाइन में। हाँ ये भी आई थी और लाइब्रेरी में रहती थी इसलिए आ जाती थी। और मुख्य तौर पर इस बैच के जो लोग लाइब्रेरी में पढ़ते थे वही सब नीचे उतर जाता था जब ऑनलाइन क्लास चल रहा था तो।
है पढ़ लिए? है दीजिए, नोट दीजिए। ए गुरुजी लोग, इसको बढ़िया से रखो ना जी, अभी साल भर इसको चलाना है। उसको अथी कर लो, बाइंडिंग करवा लो, ठीक है गुरुजी लोग। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को शाही चार्टर द्वारा किसने कंपनी को 15 वर्ष की अवधि के लिए व्यापारिक एकाधिकार? महारानी। अनिश्चित काल के लिए व्यापारिक एकाधिकार किसने दिया? जेम्स। कब दिया? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? हाँ, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड। अच्छा, रेगुलेटिंग एक्ट किस समिति के सिफारिश पर पारित हुआ है? गुप्त समिति। गुप्त। रेगुलेटिंग एक्ट किस समिति के सिफारिश पर पारित? आए। किस एक्ट के तहत भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी है? भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी है 1773 के। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी है 1773 के। रेगुलेट। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी है। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर, बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर गवर्नर जनरल किया गया? आए। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को सहायता प्रदान करने हेतु कितना सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन? कितना सदस्य? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल आए। वारेन हेस्टिंग्स को सहयोग देने वाला जो 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद के सदस्य थे, उसमें पहला कौन था? फिलिप। दूसरा, तीसरा, चौथा। किस अधिनियम के तहत मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर लिए गए? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ? 1700। कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश? प्रथम मुख्य न्यायाधीश। 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे? चैम्बर्स, लिमेस्टर और। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार करने तथा भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया? किस एक्ट को प्रयास और भूल की संज्ञा दी जाती है? 1773 के। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट आया? एक्ट ऑफ। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल और सर्वोच्च न्यायालय के कार्य अधिकार शक्ति का सीमांकन किया गया? 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ है? पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ है? इस एक्ट के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री? किस एक्ट के तहत भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई है? 1773 के। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 के। किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई? 1784 के। किस एक्ट के तहत कंपनी द्वारा भारत में जीत गई क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया? 1784 का। और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में संशोधन कब हुए? 1700। गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया? 1786। आगे बताइएगा, किस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? 1813 का चार्टर एक्ट। किस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? 1813 का। किस एक्ट के तहत भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश वासियों के लिए खोल दिया गया? 1813 का चार्टर एक्ट। किस एक्ट में यह कहा गया भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च होंगे? किस एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म प्रचार की खुली छूट दी गई? 1813 का। क्लियर है? घर पे जाकर के इसको 4 बार, 5 बार, 10 बार पढ़िएगा। क्या बार पढ़िएगा?
और आज के आज पढ़िएगा, आज के आज पढ़िएगा ना, आज के आज सबको पढ़ना है, समझ गए। अब इसके बाद होमवर्क की अगर हम बात करें तो इस पूरे सप्ताह का होमवर्क देना दिए थे जी, इस पूरे सप्ताह का होमवर्क हम आपको दे चुके हैं। क्या है? बायोलॉजी 5 चैप्टर और इकोनॉमिक्स कर रहे हैं ना, करते रहिए। और फिर टेस्ट होगा शनिवार को। कब होगा टेस्ट? शनिवार या रविवार को। कब होगा टेस्ट? शनिवार या रविवार को टेस्ट होगा, अपना कीजिए। और इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, सॉरी हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री का टेस्ट होने गया है। क्वेश्चन में डाउट हो है क्या गो में? कोई मैसेज कर दीजिएगा हमारे व्हाट्सएप पर, अगले क्लास में डाउट ले लेंगे, टाइम हो गया है अभी। और उसके बाद रिजल्ट भी दे देंगे। रिजल्ट बन के तैयार है आप लोगों का, रिजल्ट बन के तैयार है, डाउट भी ले लेंगे। और जो है कोई मैसेज कर दीजिएगा ये क्वेश्चन में डाउट है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हम देख लेंगे, अगले क्लास में डाउट ले लेंगे। और साथ ही साथ जो है आपको अगले क्लास में डाउट ले लेंगे और रिजल्ट दे देंगे, समझे।